नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस बार 2024 का जो चुनाव है वो जिस प्रकार से लड़ा गया वो तो आपने देखा कि चुनाव आयोग ने किस प्रकार से एक पार्टी को पूरी स्वतंत्रता दी। जो चुनाव आचार संहिता के खिलाफ की चीजें थीं वो करने की अनुमति दी। जो उनका मेन नैरेटिव था हिंदू मुसलमान करने का वो करने दिया। ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करने दिया जो कि उचित नहीं था। जब चुनाव चल रहा था उस समय एक साहब साधना में चले गए थे। साधना में जाने में कोई परेशानी नहीं, पूजा पाठ करने में कोई परेशानी नहीं, इबादत करने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब विपक्षी दलों ने कहा कि इसका सीधा प्रसारण सारे टीवी सेटों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जनता में नहीं होना चाहिए, और जो उचित था, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखिए जब कोई पूजा करता है, कोई इबादत करता है तो वहां कैमरे लेके नहीं जाता है। लेकिन वो कैमरे 10-10 कैमरे लेके भी गए, उन्होंने सब कुछ किया, हिंदू मुसलमान भी किया। उन्होंने उन शब्दों का उपयोग किया जिससे एक समाज की भावना को ठेस पहुंच सकती है, सब कुछ किया, लेकिन चुनाव आयोग ने निष्पक्षता नहीं बरती। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के चुनाव आयोग के इतिहास में एक स्वर्णिम युग था जब TN शेषन का था। जब पूरे विश्व में कभी कोई चुनाव होता था, कोई मामला फंसता था, तो हिंदुस्तान से आवेदन करते थे कि अपनी टीम को हमारे यहाँ भेजिए और चुनाव कराइए। मुझे लगता है इस बार के चुनाव आयोग के युग के बाद शायद ही कोई देश ऐसा हो, और ये काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि चुनाव आयोग ने अपनी खुद की बनाई हुई आचार संहिता का किस प्रकार से अनुपालन नहीं किया। यह भी पाया गया कि करीब 130 सीटें ऐसी हैं जहां पे जो विनिंग मार्जिन है वो बहुत कम है। कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे बांसगांव की है, मेरठ की है, जहां पता चला कि बिल्कुल निष्पक्षता नहीं बरती गई जब चुनाव की मतगणना हुई। लेकिन चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन असली मुद्दा यह है कि ये जो चुनाव आयुक्त द्वारा किया गया उसके बाद क्या अब राजनीति में ये चीज नॉर्मल हो गई है और होने वाली है। जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को भी अच्छी खासी सीटें मिली और 234 के करीब मिली, और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन था उसको भी करीब 293 सीटें मिली। लेकिन ये 293 सीटें ऐसी मिली कि बिना चंद्रबाबू नायडू के और नीतीश कुमार के सरकार बनाना मोदी जी के लिए असंभव था। तो पहले जब वो कहा करते थे कि ये मोदी की सरकार है, कभी नहीं कहा उन्होंने ये बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब उनको मजबूरी वश ये कहना पड़ रहा है ये एनडीए की सरकार है। उनके एनडीए के जो साथी हैं जिनका उन्होंने कभी मान सम्मान नहीं किया, आज के तारीख में वो उनका नाम लिए बिना उनका काम नहीं चलता, क्योंकि उनके बिना उनकी सरकार नहीं बनती। चंद्रबाबू नायडू साहब ने भी मोदी जी के लिए बहुत अच्छे शब्द कहे, नीतीश कुमार जी ने भी बहुत अच्छे शब्द कहे, मोदी जी ने भी इन लोगों के लिए बहुत अच्छे शब्द कहे। लेकिन असली मुद्दा यह है कि ये जो चीजें सामान्य राजनीतिज्ञ कर रहे हैं और कह रहे हैं, वास्तविकता में इनके दिमाग में क्या है और क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। जैसे एक खबर आई कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच में सीधा युद्ध था, मतलब राजनीतिक लड़ाई थी। कांग्रेस वहां बड़ी छोटी फोर्स थी। पिछली बार के चुनावों में वाईएसआर कांग्रेस बहुत मजबूत दल की तरह उभरी थी और तेलुगु देशम पार्टी का एक तरह से सफाया हो गया। लेकिन जब बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा वाईएसआर कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर थे उन पे दबाव डाला गया कि वो चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजें। चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजने की वजह से तेलुगु देशम पार्टी को सहानुभूति मिली, और चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने आंध्र प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश में यात्रा की। जिस प्रकार से पिछले चुनाव के पहले वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष ने यात्रा की थी, तो यात्रा की, जनता से मिले, और जनता से मिलने के कारण पिछली बार वाईएसआर कांग्रेस को वो फायदा मिला था, इस बार वो तेलुगु देशम पार्टी को मिला, क्योंकि जो चंद्रबाबू नायडू हैं इनके बेटे ने पूरे प्रदेश की यात्रा की। खैर, अब मुद्दा यह है कि वहां पे जो भी चुनाव जीते हैं, चाहे तेलुगु देशम पार्टी के लोग चुनाव जीते हैं, वो वाईएसआर कांग्रेस के लोगों को हरा के जीते हैं। वाईएसआर कांग्रेस के जो लोग जीते हैं वो तेलुगु देशम पार्टी को हरा के जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी तेलुगु देशम पार्टी को एक मुख्य सहयोगी रूप में पेश कर रही।
मान रही है कि नहीं मान रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबर मिल रही है कि वाईएसआर कांग्रेस के जो लोग जीते हैं आंध्र प्रदेश के, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में विलीन करने के लिए, निगलने के लिए तैयार है। अब आप सोचिए, जो हम लोग अपेक्षा करते हैं, चंद्रबाबू नायडू बहुत बुद्धिमान राजनीतिज्ञ हैं और उन्होंने जो गठबंधन की सरकार है उनको बड़ी नजदीक से देखा है और उसके गुणवत्ता को वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उनको ये बात पता चलती है कि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी, जिनके खिलाफ उनके उम्मीदवार या तो जीते हैं या हारे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको अपने अंदर लेने के लिए तैयार है, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। वो अभी तो कह रही है एनडीए की सरकार, अभी तो वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बड़ाई कर रही है, लेकिन जब इस प्रकार की चीजों को वो संपन्न करा लेगी कि वाईएसआर कांग्रेस के लोगों को अपने अंदर विलीन कर लेगी, हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सांसदों पे ईडी सीबीआई की रेड करा के उनको भी भारतीय जनता पार्टी में विलीन कर लेगी, तो उसके बाद उनको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए संभवतः चंद्रबाबू नायडू ये कोशिश कर रहे हैं कि नई लोकसभा में जो सभापति हो वो चंद्रबाबू नायडू का हो, जिससे कि, क्योंकि सभापति का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इस प्रकार के निर्णयों में, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तेलुगु देशम पार्टी को बाईपास ना कर सके, उसे कोने में न खड़ा कर सके। और सभापति महोदय का, जैसे पहले भी जो गठबंधन सरकार बनी थी जिसमें चंद्रबाबू नायडू एक गठबंधन के पार्टनर थे, उन्होंने अपना स्पीकर रखा था। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ये है, चाहे कांग्रेस के इतिहास को आप खंगालें या भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को खंगालें, तो कांग्रेस के इतिहास में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्षेत्रीय पार्टी को कांग्रेस ने निगलने का प्रयास किया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा यह हुआ है कि जिस भी क्षेत्रीय पार्टी के साथ उसने गठबंधन किया है और जिसके कंधे पे बैठ के उस क्षेत्र के अंदर वो घुसा है, उसी पार्टी को उसने लील लिया है। इस बार पंजाब के चुनाव का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पंजाब में अकाली दल की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई, और आज से 10-15 साल पहले यह स्थिति थी कि पंजाब के अंदर अकाली दल और कांग्रेस मुख्य पार्टियां थीं और भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं था। लेकिन अकाली दल से गठबंधन किया, अकाली दल करीब करीब खत्म हो गया, और आज भारतीय जनता पार्टी भी वहां कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने क्षत्रिय दल को तो निगल लिया। हरियाणा के अंदर अगर आप देखेंगे तो हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल की पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी थी, इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल के कंधे पे सवार होकर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर घुसी। पहले इंडियन नेशनल लोकदल को ज्यादा सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को कम मिली। फिर उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को तोड़ा दो भागों में, उसमें एक जजपा बनी और एक आईएनएलडी बनी। जजपा को काफी सीटें मिली, आईएनएलडी को केवल एक सीट मिली। जजपा के साथ गठबंधन बना के पिछली बार विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसका मतलब वो इंडियन नेशनल लोकदल को करीब करीब ले चुके थे। इस बार के चुनाव रिजल्ट से पता चला कि इंडियन नेशनल लोकदल और जजपा दोनों खत्म हो गए। अब आज के तारडी में वहां जो बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस रह गई है और भारतीय जनता पार्टी रह गई है, और क्षेत्रीय दल को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया, जिसके कंधे पे चढ़ के वो हरियाणा के अंदर आई थी। इसी प्रकार से इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना एक बहुत बड़ी पार्टी थी। आज से 15-20 साल पहले महाराष्ट्र शिवसेना के ही दम पे चलता था, बाला साहब ठाकरे के दम पे चलता था। भारतीय जनता पार्टी को वहां प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया। बाला साहब ठाकरे की जो ख्याति थी, उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी थी, उसका उपयोग किया और भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर अपनी जड़ें जमानी शुरू की। उसके बाद जब वो एक समय ऐसा आ गया कि शिवसेना थोड़ी कमजोर हो गई और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई, उन्होंने धीरे धीरे शिवसेना के जो काडर था और जो उनकी क्षेत्रीय पकड़ थी उसको लीलना शुरू किया, और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे एक तरफ रह गए और एकनाथ शिंदे को अपने साथ ले आए। शिवसेना को कमजोर करने की सोची उन्होंने थी, वो नहीं हुआ, जो कि इस बार के रिजल्ट से पता चल रहा है कि लोकसभा के अंदर उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा जीत मिली। एकनाथ शिंदे को भी मिली लेकिन कम मिली, लेकिन उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा जीत मिली। जबकि उनका चुनाव चिन्ह नया था, उनको फर्जी शिवसेना का तमगा दिया गया था, लेकिन शिवसेना को लीलने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
दूसरा जो क्षेत्रीय दल था एनसीपी, जो शरद पवार जिसके अभिभावक थे, उसको भी उन्होंने अपने अजीत पवार को तोड़कर उनके सारे केसेस को विड्रॉ करके उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के एनसीपी को भी इतना कमजोर कर दिया कि इस बार अजीत पवार की पत्नी भी बारामती से चुनाव हार गई और इस बार महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार की पार्टी को केवल एक सीट मिली, उसको भी करीब करीब खत्म कर दिया। बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड एक बहुत बड़ी पार्टी थी, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर जरूर बहुत दिनों से 20 साल से बन रहे हैं, लेकिन इस पिछले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से जेडीयू को जो उनका सहयोगी था और इस समय जो केंद्र सरकार में उनका सहयोगी है, उसको किस प्रकार से लेने का प्रयास किया कि जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स थे वहां वहां चिराग पासवान के कैंडिडेट्स को लड़वाया गया, जनता दल यूनाइटेड के वोट्स को काटा गया और जनता दल यूनाइटेड को कमजोर किया गया। और जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे वहां चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, तो भारतीय जनता पार्टी तो एक बहुत बड़े दल की तरह बिहार में पनपी, लेकिन उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को कमजोर कर दिया। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने चालाकी की, सीटें ली और जितना स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का रहा उससे बेहतर स्ट्राइक रेट जनता दल यूनाइटेड का रहा। इसका मतलब यह है कि अगर तेलुगु देशम पार्टी को और नीतीश कुमार को यह बात समझ में नहीं आ रही, जो मुझे नहीं लगता नहीं समझ में आ रही होगी, बहुत चतुर राजनीतिज्ञ है, बड़े परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, उनको बात समझ में आ रही होगी इतिहास का अवलोकन करने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी उनको छोड़ने वाली नहीं है। और जिसका एक छोटा सा संदेश आपको मिल गया है, अगर भारतीय जनता पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के कैंडिडेट्स को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास कर रही, ये भी पता चला है कि जो इंडिया अलायंस के बहुत सारे जीते हुए कैंडिडेट्स हैं 30-35, उनके खिलाफ ईडी की रेड की तैयारी हो गई है और उनको भी डरा धमका के जेल भेजने की धमकी देकर अपनी तरफ मिलाने का प्रयास होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो चंद्रबाबू नायडू की एक बहुत बड़ी मांग है कि सभापति लोकसभा का उनकी पार्टी का हो और इसके अलावा अमित शाह देश के गृह मंत्री ना हो। ये जो मांग है इसके पीछे दम दिखाई पड़ता है और ये महसूस होता है कि अगर गृह मंत्री कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो शिवराज सिंह चौहान जैसा होगा या जो नितिन गडकरी जैसा होगा, तो शायद ये संभावना की जा सकती है कि जो क्षेत्रीय दलों को निगलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है उसमें कोई अवरोध पैदा होता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा सशक्त रहने की, बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है एनडीए गठबंधन के साथियों को भी कि उनकी पार्टियों को अगर एक बार आप गठबंधन में आ गए तो आपको खत्म करने का प्रयास हो सकता है। आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर मीटिंग बुलाई है तो उसमें दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं पहुंचे और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, जबकि योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब ये क्या खिचड़ी उत्तर प्रदेश में पड़ रही है, क्योंकि अमित शाह और योगी जी के बीच में जो खींचतान है उसके बारे में सारे लोगों को पता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित शाह और योगी जी की लड़ाई के बीच में, जहां अमित शाह ने प्रयास किया था प्रोजेक्ट करने का कि वो बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे गांधी की नगर के अंदर, लेकिन उनके रिकॉर्ड को हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जो बदरुद्दीन अजमल एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे पार्लियामेंट में एआईयूडीएफ के आसाम के अंदर, उनको बिल्कुल बुरी तरह से रौंदते हुए कांग्रेस के कैंडिडेट ने करीब 11 लाख वोट से उनको हराया, जो कि हिंदुस्तान में जीत का सबसे बड़ा अंतर है। जो सिटिंग विधायक कांग्रेस के असम के अंदर है 11 लाख वोट से उन्होंने हराया। इससे संदेश ये मिलता है कि जो लोग, क्योंकि राहुल गांधी ने असम के अंदर भी आरोप लगाया था कि बदरुद्दीन अजमल का असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से साठगांठ है और ये एक दूसरे का फायदा पहुंचाते हैं और एक दूसरे के लोगों को जिताने का प्रयास करते हैं। तो इस बार वहां असम के अंदर भी कांग्रेस को अच्छी जीत मिली है और बदरुद्दीन अजमल जो है राजनीतिक पटल से बाहर हो गए हैं, जो पहले हमेशा गठबंधन बना के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया करते थे। तो अब ये बात जब ये सिद्ध हो रही है करीब करीब कि पास्ट में बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया है, इसके बावजूद अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये गठबंधन में रहते हैं और अपने जिनके खिलाफ वो लड़के आए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में आने की अनुमति देते हैं और तब भी तटस्थ भाव से बैठे रहते हैं, तो मुझे लगता है इनके लिए दुखदायी समय होगा। इसलिए उनके विवेक पे मैं छोड़ता हूं, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया और ऐसे जगह पर उनको गठबंधन बनाना चाहिए जिनके भविष्य और उनके राजनीतिक भविष्य पे किसी प्रकार, जैसे बीआरएस को आप देखिए, बीआरएस के साथ भी बीजेपी ने मैसेजिंग की,
उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। बीआरएस तेलंगाना में खत्म हो गई, बीजेडी को उड़ीसा के अंदर खत्म कर दिया, क्योंकि बीजेडी हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ देती रही और आज बीजेडी का पता नहीं है। तमिलनाडु के अंदर एआईडीएमके को साथ देते रहे और उसके बाद एआईडीएमके का कोई पता नहीं है। तो इसके बाद लगता है इन सब बातों से जो ज्ञानी लोग हैं और तेलुगु देशम के अध्यक्ष हैं और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, शायद वो सही निर्णय लें जिससे उनकी पार्टी खत्म न हो। प्रणाम, धन्यवाद और नमस्कार।